हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग आज कर रहे हैं भारत भूमि एवं लोग। भारत भूमि एवं लोग कक्षा 9 है। इसके हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ पढ़ चुके हैं? एक्सप्लेनेशन करके इसको थ्योरी पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं थ्योरी को, तो जाके प्लेलिस्ट से खोजिए, क्लास 9th ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। आपको आज हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ में कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग कर लिए, चैप्टर 2 कर लिए, आज करने जा रहे हैं चैप्टर 3। बोल क्या चीज़ का चैप्टर 3 सर? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्योंकि थ्योरी तो हो गया, तो हल होगा। जैसे चैप्टर 3 का आज करेंगे, इसके पहले 1 और 2 कर चुके हैं। अब वास्तव स्वरूप ड्रेनिंग एंड पैटर्न क्या है? ड्रेनेज एंड पैटर्न अपवाह स्वरूप क्या है? तो दोस्तों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग देर न करते हुए चलते हैं पहला प्रश्न पर। कौन प्रश्न? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक सेकंड, कैमरा धुंधला दिख रहा होगा, अब क्लियर हो गया होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या करा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चैप्टर क्लास 9th चैप्टर 3 ड्रेनिंग सिस्टम कहेगा या अपवाह तंत्र का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार आपको पढ़ाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र का सबको आपको टाइपिंग करके एक करके दिया जाएगा, जो कि यूट्यूब पर पहली बार आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। चलते देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। प्रश्न क्या करा? लक्ष्मी सागर झील किस नदी पर में स्थित है? कौन सागर? लक्ष्मी सागर झील किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर का मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर का मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर का उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर का बिहार में, ऑप्शन नंबर घ झारखंड में। तो लक्ष्मी सागर झील बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन लवणीय झील है? निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? ऑप्शन नंबर का बूलर, ख डल, ग सांभर, घ गोविंद सागर। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर का होगा जी? तो सर का होगा, बता दीजिए हम, क्या आप बताइए। तो निम्न में से कौन सा लवणीय सागर झील है? तो सांभर झील है। जो कैसा झील है? लवणीय झील है। कौन झील? लवणीय झील, यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा है, NaCl का मात्रा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? ऑप्शन नंबर का भागलपुर, ऑप्शन नंबर ख कटिहार, ऑप्शन नंबर ग पटना, ऑप्शन नंबर घ गया। तो गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल पटना राज्य में स्थित है। किस शहर में स्थित है? तो पटना में है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? PTC। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या करा? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर का महानदी, ऑप्शन नंबर ख कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर ग तापी, ऑप्शन नंबर घ तुंगभद्रा। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो तापी नदी है जो कौन घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर ग हो जाएगा। चलते हम लोग प्रश्न संख्या अगला चलते प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्या करा? प्रश्न संख्या 6, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर का नर्मदा, ऑप्शन नंबर ख गोदावरी, ऑप्शन नंबर ग कृष्णा और ऑप्शन नंबर घ महानदी। तो कौन नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। चलते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या क्या है? 7 क्या कर रहा है? सिंधु जल समझौता कब हुआ? कौन जल समझौता? सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर का 1950 में, ऑप्शन नंबर ख 1955 में, ऑप्शन नंबर ग 1960 में, ऑप्शन नंबर घ
1965 में। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। तो प्रश्न संख्या 7, 7 का आंसर का होगा जी? प्रश्न संख्या 7 का आंसर ग होगा। प्रश्न संख्या 8, सांगपो किस नदी का उपनाम है? कौन पो? सांगपो। सांगपो किस नदी का उपनाम है? का गंगा का, ख ब्रह्मपुत्रा का, ग सतलुज का, घ गोदावरी का। तो सांगपो नदी है जो ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है, उपनाम है। कौन नदी का उपनाम? ब्रह्मपुत्रा नदी का। मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, यदि मेरा ये उद्देश्य नहीं कि आपको रटा दिया जाए या आंसर बना दिया जाए कि आप पढ़ने में आप कमजोर हो जाए। मेरा यह उद्देश्य है, इसके पहले हम क्या कर चुके हैं, इसके पहले इस चैप्टर का पूर्ण रूप से व्याख्या कर चुके हैं। जाके प्ले लिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम आज इस वीडियो में हम किसका सारा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ताकि आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग हो। प्रश्न संख्या 9, कह रहा इनमें से गर्म जल का जल प्रपात कौन है? ऑप्शन नंबर का ककोलत। ककोलत है, ठंडा जल प्रपात है। कौन जल प्रपात है? ठंडा। ऑप्शन नंबर ख गरसोप्पा। ऑप्शन नंबर घ ब्रह्मकुंड। ऑप्शन नंबर घ शिव समुद्र। तो इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा? तो ब्रह्मकुंड है जो गर्म जल प्रपात है। यह राजगीर में है। कहाँ स्थित है? राजगृह में। कहाँ है? राजगीर में है ब्रह्मकुंड, जहाँ वनवास मेला लगता है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो गया ग। प्रश्न संख्या 10, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन? नदी कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन है? ऑप्शन नंबर का गंगोत्री। ऑप्शन नंबर का गंगोत्री। ऑप्शन नंबर खा मानसरोवर। ऑप्शन नंबर ग गोसाई धाम। ऑप्शन नंबर घ सतपुड़ा। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई धाम। तो प्रश्न संख्या का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ग। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? गोसाई धाम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कौन प्रश्न की ओर? लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। कौन प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में क्या करा? जल विभाजन का क्या कार्य है? एक उदाहरण देके समझाइए। तो जैसा कि हमें क्या किए हैं, टाइपिंग करके बताए हुए हैं, तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देखते हैं क्या चीज़ है। कह रहा जल विभाजन का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर कह रहा जब कोई ऊंचाई क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह श्रेणियों का एक दूसरे से अलग करती है, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजन कहलाती है। जैसे दिल्ली की उच्च भूमि समतल सतलज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करने के कारण जल विभाजन का एक उदाहरण है। ये कई का आंसर हुआ? लघु उत्तरी प्रश्न का 1 का उत्तर था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 2 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? उत्तर भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा है। विशाल नदी द्रोणी गंगा, इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। यह प्रश्न संख्या कितना हुआ? प्रश्न संख्या 2 का आंसर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या करा जो देखिए। प्रश्न संख्या 3 करा सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? कौन नदी? सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि गंगा हिमालय की गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री नामक हिमानी से। यानी हिमानी का मतलब होता है बर्फ को ही क्या कहते हैं? हिमानी। यानी बर्फ के चट्टान को क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या कितना का उत्तर था? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर था। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न संख्या कितना की ओर? 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या करा जो देखिए। प्रश्न संख्या 4 करा गंगा की 2 प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। एक कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? देखिए उत्तर यहाँ पर उत्तर देकर दे दीजिएगा। इसका 4 का उत्तर होगा गंगा की 2 मुख्य धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है।
ये देव प्रयाग, कौन प्रयाग? देव प्रयाग नामक स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अब बहुत सारी देव प्रयाग क्या होता है? जब दो नदियों जहाँ आकर क्या करती है, एक स्थान पर मिलती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? देव प्रयाग। कौन प्रयाग कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है। अगर आप इसको पूर्ण रूप से व्याख्या देखना चाहते हैं विस्तारित रूप से, तो प्ले लिस्ट से जाकर देखिए, वहाँ पर एक एक वीडियो बनाया गया है, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के समझाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 5 की ओर। कह रहा है लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद, गाद को क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। जो पानी द्वारा दहा कर लाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? गाद बोलते हैं या सिल्ट कहते हैं। जो मिट्टी का रहता है ढेर, जो दलदल जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कहा? लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में से गाद सिल्ट क्या है, क्यों होता है? तो उत्तर इसका होगा, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग काफी लंबा है, परंतु इस मार्ग में इसे वर्ष अथवा अन्य साधनों से कम जल प्रपात होता है। कम जल के कारण इसकी अपरदन शक्ति कम होती है। इसी कारण इसमें गाद सिल्ट की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या हम लोग कहाँ की ओर चलते हैं? आगे प्रश्न संख्या चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या करा जो देखते हैं। करा कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ धसान घाटी से होकर बहती है? कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ धसान घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? नर्मदा एवं तापी दो प्रायद्वीपीय में प्रवेश करने के पहले ज्वार नंदमुखी का निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्चुरी का निर्माण करती है। ये प्रश्न संख्या कितना का था? प्रश्न संख्या 6 का आंसर था। ये आपको क्या चाहिए? लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर हो गया। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव किए, लघु उत्तरी कीजिए। अब हम लोग कौन सा प्रश्न करने जा रहे हैं? प्रश्न संख्या दीर्घ उत्तरी करने जाएंगे। तो दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहमा प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या करा जो पहले देखते हैं दीर्घ उत्तरी में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? थोड़ा सा लंबा होगा। तो इसका करा कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न संख्या 1, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत की नदियां 2 वर्गों में बांटा हुआ। क्या वर्गों में बांटा हुआ? 2 वर्गों में बांटा हुआ। पहला कौन सा है? पहला है हिमालय की नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। ये कै भागों में? भारत की नदियां 2 भागों में बटा हुआ है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अलग अलग भौतिक प्रदेश में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। इनकी भिन्नता के कारण ही इनकी खास विशेषता हो गई है। जैसे पहले कहा कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इसका हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं, पहला कौन सा है? हिमालय की नदियां हैं। किसकी नदियां? हिमालय की नदियां। तो इसमें पहला दिए तो हिमालय की नदियां हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी अथवा अस्थायी होता है। 12मासी मतलब कुछ पूरा 12 मंथ यानी कि पूरा साल नदियां बहेगी। क्यों बहेगा? 12मासी चलेगा क्योंकि यह गंगा नदी से या ग्लेशियर से पिघल के बनता है। ग्लेशियर 12 मास पिघलते रहता है, मौसमी पर आधारित नहीं होता। अथवा स्थायी है। इन्हें वर्ष के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटी पर, किसके चोटी पर? पर्वत की चोटी पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती है। किसकी उपति है? जलापूर्ति होती है, जिसके कारण इसे कहता है, कौन कहा जाता है? सालों भर कहा जाता है। हमेशा पानी इसके लिए रहता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या कर दीजिएगा? चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला दूसरा हम कर रहा है सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है। इन नदियों में प्रवाह के क्रम में पर्वतों की काटकर गाज का निर्माण करती है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय के नामचा बरवा शिखर के पास अंग्रेजी के यू आकार का मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गाज का निर्माण करती है। हिमालय की नदियां उद्गम स्थल समुद्र तक यात्रा के दौरान
अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती है। जैसे ये नदियां अपने मार्ग से, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 3-4 दिया गया है, ये नहीं होगा। ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती है और सिल्ट मतलब गाद, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थों को ढोते चलती है। नदियां ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है, अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे मध्य एवं निचले मार्गों में जहां भूमि की ढाल की हो जाती है, नदियां का संवहन करने में कठिनाई होती है। ये भी नहीं, इसके परंतः ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है इसमें। आगे इसका पॉइंट होगा, परिणामतः नदियां उसे जमा करती है, जिससे गोखर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृति का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां, इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, जिसका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल है। ग्रीष्म काल में जब वर्षा नहीं होती है तो नदियां सिकुड़ कर पतली हो जाती है और छोटी धाराओं में बहने लगती है। अगला इसका विशेषता है, नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती है, पठारी भाग से ही निकलती है। सागर में गिरने के पहले ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल मुखा यहाँ पर होना चाहिए, जैसे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है, जो क्या करती है, पूर्व की बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हम लोग आगे प्रश्न चलते हैं, दीर्घ प्रश्न था, प्रश्न संख्या पहला का आंसर था। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है जो देखते हैं, दीर्घ प्रश्न का प्रश्न संख्या 2, क्योंकि दीर्घ में 4 प्रश्न है, इसका हम लोग दूसरा देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां की तुलना कीजिए। उत्तर, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां अनुगामी या अनुवर्ती नदी प्रणाली कहलाती है। यहाँ पूर्व में बहने वाली मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी तथा कृष्ण और कावेरी है, तथा पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां में नर्मदा और तापी है। दोनों की तुलना इस प्रकार है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, किसकी ओर, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, कह इसका है जो इसका मुख्य विशेषता क्या क्या है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। मुहाने के निकट इन नदियों की गति बहुत मंद पड़ जाती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। अपने मुहाने पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। कुछ नदियां में शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक, तेल, दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, बैतरणी एवं सूर्प रेखा है। ये सारे नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां का नाम था। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, किसकी ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है जो देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां के पहला विशेषता है, ये नदियां अरब सागर में गिरती है। कौन सागर में जाके गिरेगा, अरब सागर में गिरेगा। दूसरा पॉइंट में इस मुहाने के निकट इन नदियों की गति बहुत तेज हो जाती है। पश्चिम की ओर जो बहता है जिसके नदियां के मुहाने में गति इसकी तेज हो जाती है। ये नदियां अपने मुहाने पर ज्वारनंद मुख अथवा एस्चुरी का निर्माण करती है। कुछ नदियां में गोवा का मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालंदी, गंगाबली, सरवती तथा नेत्रवती, केरल की पेरियार, पंबा तथा मणिमाला जो अरब सागर में गिरती है, ये सभी त्रिभगामी नदियां हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये आपका आंसर कितना था, प्रश्न संख्या 2 का, दीर्घ उत्तरी के प्रश्न संख्या 2 का ये क्या था, आपका उत्तर था। यदि आपको यह उत्तर से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं जी, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में, किसकी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियां के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर,
भारत की अर्थव्यवस्था में नदियां का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। किसका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है? नदियां का। जैसे कौन कौन सा सहयोग है कहा इसमें प्रकाश डालने के लिए, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इन नदियां के प्रवाह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, क्योंकि नदियों द्वारा जो बहा कर लाया जाता है मिट्टी गाद, उसमें कौन मिट्टी को रहता है? जलोढ़ मिट्टी रहता है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, जो नदी घाटी, डेल्टा और तटीय मैदान भागों में फैला हुआ है। जो नदी कहाँ फैला हुआ? डेल्टा और तटीय मैदानों भागों में फैला हुआ है। आगे कह रहा है कि यह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा एवं मैदानी भागों में जलोढ़ की प्रचुरता है, जो अत्यंत ही उपजाऊ है। ये यातायात के साधन भी रही है। आज भी ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना में दूर दूर तक स्टीमरें चलती है। स्टीमरें मतलब कुछ पानी का जहाज जो चलता है मशीन से, उसे स्टीमर कहते हैं। स्टीमरें चलती है। ये जल विद्युत उत्पन्न कर रही है और जल शक्ति का भंडारण भी यह है। ये नदियाँ मछलियाँ प्राप्त के साधन हैं। पूर्वी भारत में कितने ही लोग के आहार में मछली की प्रमुखता है, अतः मछली उद्योग बहुतों की आजीविका है। कौन उद्योग? मछली उद्योग बहुतों की क्या चीज़ है? आजीविका है। नदियाँ उद्योग केंद्र और नगरों की स्थापना और विकास में मदद पहुंचाती है। जैसे स्वर्ण रेखा जमशेदपुर के विकास में, हुगली कोलकाता विकास में, गंगा का वाराणसी और कानपुर नहीं होना, कानपुर में होना चाहिए। कानपुर में विकास है, में नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? है। नदियाँ पर्यटन के आकर्षण केंद्र भी हैं। अनेक परियोजनाओं के द्वारा इसे और भी महत्वपूर्ण योजना बना दिया गया है। ये आपका कौन सा संख्या था? प्रसंख्या 3 का क्या था? आंसर था। दीर्घ उत्तरी का प्रसंख्या कितना था? ये 3 का आंसर था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे चलते हैं प्रसंख्या कहाँ? 4 की ओर। प्रसंख्या 4 कौन सी कह रहा है? दीर्घ उत्तरी के प्रसंख्या 4, जो दीर्घ उत्तरी के लास्ट प्रसंख्या का। भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर, निर्माण की दृष्टि से झील के निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? जैसे धसान घाटी झील। कौन घाटी झील? धसान घाटी झील। धसान घाटी में जब जल जमाव होता है, इस प्रकार के झील का निर्माण होता है। जैसे अफ्रीका में विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा, भारत में तिलैया बांध द्वारा कृत्रिम झील बनाया गया है। इसी को कहते हैं धसान घाटी का झील कहते हैं, या कृत्रिम झील कहते हैं इसको। गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है? नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है और यह भूमि का जल कम हो जाता है, यहाँ भूमि का जल कम हो जाता है, तब इसमें मार्ग में विसर्पण कम हो जाता है, जिससे विसर्म भाग कटकर मुख्य धारा में अलग हो जाती है, जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है। इसे गोखुर या परिव्यक्त झील भी कहा जाता है। जैसे बिहार में बेतिया के सरयामान, बेगूसराय का कांवर झील इसका उदाहरण है। अगला है लैंगूर झील। ऐसे झील समुद्र तट पर मिलती है, जहां समुद्र का जल बंदी बनकर रह जाता है। पूर्वी समुद्री तट पर चिल्का तथा पुलिकट झील, कौन सा झील है? लैंगूर झील का उदाहरण है। अगला है अवरोधक झील। देख दीजिएगा, पर्वतीय प्रदेश में भूस्खलन के कारण चट्टान गिरकर नदी के प्रवाह को रोक देता है, जिसके कारण झील बनता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अवरोधक झील कहते हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र में गोहाना झील, क्रेटर झील, पुराने ज्वालामुखी के मुंह पर बने झील, क्रेटर झील, पुराने ज्वालामुखी के मुंह पर बने झील को क्रेटर झील कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र का नोलार झील है। उसी प्रकार का अगला झील है हिमानी झील। हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झील में नैनीताल, भीमताल, सातताल आदि हिमालय झील कहलाते हैं। अगला झील है कौन सा? भूगर्भी झील है। भूगर्भी झील देखिए, ये निर्मित झील जम्मू कश्मीर में बुलर झील मीठे पानी का झील है। यह मीठे पानी के भारत के सबसे बड़ी झील है।
ये क्या था? प्रश्न संख्या 4 का दीर्घ उत्तरी का 4 का उत्तर था। दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे है मानचित्र कौशल। कौन कौशल है? मानचित्र कौशल। मानचित्र कौशल जो हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मानचित्र कौशल में क्या करा? पहला प्रश्न करा, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों का चिन्हित कीजिए तथा उनका नाम लिखिए। जैसे कि एक गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, ये सारी नदियां का क्या करने के लिए करा? नाम लिखने के लिए करा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या चाहिए आपका? चित्र भी बना हुआ, भारत का नक्शा बना हुआ, यहाँ पर सभी नदियों का क्या चीज किया हुआ? नाम। यहाँ पर तो चित्र में छोटा सा मैप यहाँ पर है तो नाम लिखा नहीं सकता है। यहाँ पर आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ इस तरीका से। यहाँ पर आपको जैसे 1 दिया हुआ, 1 गंगा यहाँ पर है, 2 दिया हुआ है तो 2 कहाँ आप खोजिएगा? 2 यहाँ पर खोजिएगा तो कौन नदी हो जाएगा? सतलुज नदी हो जाएगा। 3 दिया हुआ ब्रह्मपुत्र दामोदर नदी हो जाएगा। कृष्णा नदी 4 दिया हुआ, ये हो गया आपका कृष्णा नदी। 5 दिया हुआ है तो नर्मदा नदी यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है। 6 दिया हुआ है तो कौन नदी हो जाएगा? तापी नदी इधर निकल रहा है। 7 दिया हुआ तो यहाँ पर कौन नदी निकल रहा है? महानंदा नदी निकल रहा है। ये तो क्या था? क्या काउंट था। खा में करा, भारत के में रेखा चित्र पर निम्नलिखित झील का नाम करने के लिए करा कि कौन कौन सा झील है जो देख लिए, कौन कौन सा झील का उसका नाम लिखने करा। तो जैसे चिल्का, सांभर, बूलर, पुरलिकट और कोनार झील है। तो देखिए इसमें हमको कहा कौन सा झील? मानचित्र पर नदी का नाम है तो नदी का नाम का हमें इंगित किए यहाँ पर कौची? रोमन अंक में 1 2 3 करके। और झील को काजी से इंगित किया हुआ? ABCD से। तो देखिए जहाँ पर ए लिखा हुआ वहाँ चिल्का झील होगा। तो देखिए ए खोजिए, ए कहाँ? तो ए कहाँ मिलेगा आपको? तो ये यहाँ है। यहाँ कौन झील है? चिल्का झील है। यहाँ पर आप राज दे सकते हैं, राज कौन सा राज होगा जो कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। बी में सांभर, तो बी खोजिए सांभर झील कहाँ होगा? या बी कौन स्थान है? राजस्थान में बी है, सांभर झील होगा। यहाँ पर तो नाम लिखा नहीं सकता इसलिए सिंबल में कर दिए हैं बी, मतलब यहाँ सांभर। सी, जहाँ सी है वहाँ समझिएगा बुलर। तो सी कहाँ है जो खोजिए? आपको यहाँ पर मैप में कहाँ मिलेगा सी? सी यहाँ है, सी जम्मू कश्मीर में। तो क्या हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। पुलिकट झील डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर खोजिए। यहाँ उड़ीसा में हो जाएगा आपको कौन? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर खोजिए पुलिकट झील। ई कोलर झील, तो ई यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन झील हो जाएगा? कोलर झील हो जाएगा। तो ये आपका पूर्ण रूप से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय प्रश्न था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, मानचित्र कौशल था, हर एक प्रश्न को हम यहाँ पर क्या चीज करती हैं आपको बता दें जिससे कि आपको लिखने में, सर्फ करने में आसानी हो। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अंत में ये आपको यही कहूँगा, बड़े को सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, अपना व्यक्ति इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।